हमारे साथ में है घनश्याम तिवारी जी। पहला सवाल आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। शुरुआत जो हुई वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। आपातकाल का वो वक्त 110 चोट के निशान मेरे से निकले। अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान जुड़ाव था आपका उनसे। वाजपेयी के साथ मेरे बहुत गहरे और मधुर संबंध थे। उनके कुछ ऐसे संस्मरण। अटल जी वहाँ घूम रहे थे, पाकिस्तान की सेना ने जब उनको घूमते हुए देखा प्लेटफार्म पर और भारत की सेना के जाने के बाद में तो उनका अपहरण होने से रुका। उनका यार कैसे भाषण दे रहे, थक गए हैं। तुमने कहा साहब ठंडा ही है। कौन सी ठंडाई? तुमने कहा आप वाली ठंडाई। जब तक कारगिल की एक एक इंच से पाकिस्तान को निकाल दूंगा नहीं जाऊंगा। वर्ष 2018 जब आपने भारत वाहिनी पार्टी बनाई। राजस्थान में क्षेत्रीय दलों का कोई न तो भविष्य है और न महत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कड़े फैसले। मोदी जी के सामने नेशन फर्स्ट। ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। जब भी कोई एक्ट होगा तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। नमस्कार, डीडी न्यूज़ राजस्थान के खास पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दादिच। इस पॉडकास्ट में जहां हम बात करते हैं सुर्खियों के पीछे की कहानियों, विचारों और उन व्यक्तित्वों को आप तक पहुंचाने की, आपसे साझा करने की, जो हमारे साथ जुड़ते हैं। और आज हमारे साथ एक खास व्यक्तित्व जुड़े हैं जिन्होंने कभी आपातकाल की जेल से लेकर विधानसभा और अब राज्यसभा तक का सफ़र तय किया है। राजस्थान की मिट्टी से निकलकर राष्ट्रीय मंच तक का अपना सफ़र तय करने वाले हमारे साथ में हैं राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, नमस्कार। सर, पॉडकास्ट की शुरुआत में सबसे पहला सवाल आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए जीवन की शुरुआत का। देखिए, मेरा शुरुआत जो हुई वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुई। मैं संघ का स्वयंसेवक था और संघ में जाते जाते मैंने संघ का प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, संघ का उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता था, वो सारा काम किया। संघ में 6 जिला कार्यवाह के पद तक काम किया। फिर मैं जब कॉलेज में आया तो छात्र राजनीति में आ गया और मैं प्रथम वर्ष से लेकर LLB तक लगातार विभिन्न छात्र संघों में निर्वाचित होता रहा और विद्यार्थी परिषद का मैं प्रदेश का संयोजक और प्रदेश का उपाध्यक्ष और सब पदों पर रहा। उसके बाद में अचानक एक बार मैं जब LLB करके सीकर वापस गया तो संघ के प्रांत प्रचारक थे स्वर्गीय ब्रह्मदेव जी। उन्होंने मुझे रेलवे स्टेशन पर बुलाकर कहा कि आज से आपको युवा जनसंघ का अध्यक्ष हम बनाते हैं। गहतौर में गाजियाबाद में जनसंघ का अधिवेशन हुआ था, आप वहाँ चले जाएं। मैं तुरंत चला गया और मुझे गहतौर में अटल बिहारी वाजपेयी जी अध्यक्ष बने थे जनसंघ के। उन्होंने मुझे राजस्थान युवा जनसंघ का अध्यक्ष बना दिया। तब से मेरा ये भूमिका चालू है। विद्यार्थी परिषद के आंदोलन और संघ का स्वयंसेवक, इस प्रकार से मेरा काम प्रारंभ हुआ। आपातकाल की बात जब घनश्याम तिवारी जी से बात हो रही है तो ज़रूर होगी। आपातकाल का वो वक्त जब भूमिगत आप होकर के उस समय भी अपनी जो आंदोलन है, अपनी आवाज़ है, उसको मुखर किए हुए थे। किस तरह से उस समय की घटनाएं आपको याद आती हैं? देखिए, आपातकाल का अगर कोई जीता जागता उदाहरण है तो मैं हूँ, क्योंकि 4 प्रकार के काम थे उस समय। आपातकाल से पहले JP मूवमेंट में भाग लेना, उसमें मैंने भाग लिया। आपातकाल के समय जेल में जाना, उसमें मैं गया। आपातकाल के अंदर मार खाना, बेहोश हो जाना और मरा हुआ समझकर रेल में डाल देना, वो मैं भुक्तभोगी हूँ और उसका राजस्थान की विधानसभा में और गुमान मलजी लोढ़ा की पुस्तक में पूरा विवरण है। फिर भूमिगत रहकर काम करना और फिर इमरजेंसी जब कमज़ोर हुई तो भारतीय जनसंघ की प्रदेश की पहली मीटिंग बुलाने का ये सारा काम मेरे ध्यान में। और आपातकाल जो लगा वो लगा 24 तारीख की रात को जयप्रकाश नारायण जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी सभा की थी और सभा करके कहा था कि इंदिरा गांधी जो हैं
वो अवैधानिक असंवैधानिक प्रधानमंत्री हैं और इसलिए उनके आदेश को नहीं मानना चाहिए। और हम दिल्ली से सीकर पहुंचे ही थे कि रात को 12 बजे आपातकाल लागू हो गया। उसमें मीडिया भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, टेलीफोन भी नहीं थे। और मैं सुबह सुबह जब गया कोर्ट में तो मुझे बुलाया और बुलाकर DIR में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मेरा पहला केस था जो DIR में डिस्चार्ज हुआ हिंदुस्तान भर में, और उसके बाद में मुझे पकड़ने के लिए मीसा का वारंट हुआ, लेकिन मैं वहाँ से भूमिगत हो गया। ये भूमिगत होने के बाद का जो आपका दौर था, कैसे आपने पुलिस की नज़रों से आप बचे और उसके बाद में किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखा? जब मैं गया तो मुझे सीकर जेल से छोड़ने का आदेश हुआ था। तो मैंने कहा एप्लीकेशन देकर कि मेरा सारा सामान जयपुर सेंट्रल जेल में है, मुझे वहाँ से छोड़ा जाए। तो जज ने आदेश कर दिया, तो पुलिस चली गई। तो मैंने फिर लिख कर दिया कि नहीं, मेरा सामान वहाँ किसी ने ले लिया और मुझे छोड़ दिया जाए। तो मुझे उसी समय सायंकाल दिन छिपने से पहले छोड़ दिया और मैं वहाँ से धर्माणा संस्थान है, जो शमशान है, उस शमशान में रात को रुका और एक प्राइवेट बस में बैठकर मैं कच्चे रूट से खूड़ गया। खूड़ से ऊँट पर बैठकर मैं नावा गया और नावा से ट्रेन पकड़कर मैं जोधपुर गया और जोधपुर से फिर मैं अहमदाबाद चला गया और अहमदाबाद से ब्यावर आकर फिर मैंने भूमिगत काम चालू किया। और ये काम करते करते मुझे वहाँ की जब सत्याग्रह संघ ने प्रारंभ किया तो झुंझुनू में कुछ स्वयंसेवकों को पीटा गया था। तो मुझे निर्देश दिया गया कि आप जाइए और कोर्ट में इनकी मेडिकल कराइए। मैं भूमिगत रहते हुए वहाँ गया तो वहाँ पर मैंने एप्लीकेशन दी। सुरेश H. माथुर सेशन डिस्ट्रिक्ट जज थे, वहाँ से पुलिस वालों ने, DSP ने और SHO ने मुझे पकड़कर कोर्ट में से लाकर अपने कमरे में इतनी बुरी तरह से मारा कि मारकर मरा हुआ समझकर मुझे तो झुंझुनू से रेल का डब्बा आता उसमें डाल दिया। तो सफाई कर्मचारी जो थे रेलवे के, उन्होंने शीघ्र मुझे देखा, फिर मुझे हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन फिर मैं वहाँ से भी मुझे अर्ध चेतन अवस्था में छोड़कर जब भागना पड़ा और फिर उसके बाद में हम लगातार ये काम करते हैं। इतनी मारपीट आपने सही से इतनी लाठियाँ आपने खाई? 110 चोट के निशान मेरे शरीर पर थे। 110? मैंने बाल उपाड़ लिए थे मेरे, बालों से मुझे गुच्छा का गुच्छा निकाल लिया था। 1980 की बात कर लेते हैं सर, जब भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के अंदर स्थापना करनी थी और उस समय में आप उन संस्थापकों में से एक थे। किस तरह के चुनौतीपूर्ण हालात में बीजेपी को राजस्थान में आप लोगों ने स्टैब्लिश किया? देखिए, मैं बहुत बताना चाहता हूं कि जब जनसंघ को जनता पार्टी में विलय किया उस समय मैं दिल्ली में था और फिर 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी को छोड़कर दोहरी सदस्यता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। उस स्थापना के समय भी मैं दिल्ली में था जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। उसके बाद में मुझे राजस्थान का युवा मोर्चे का संयोजक बनाया गया और हमने उसका काम प्रारंभ किया और बहुत कम लोग थे जो हमारे साथ आए और सब जनता पार्टी में चले गए। हमारे पर आरोप लगाए RSS के लोग हैं दोहरी सदस्यता के नाम पर, और हमने 6 अप्रैल 1980 से की और उसके बाद में हमने यहाँ का काम प्रारंभ किया। और सीकर से पहली बार आप विधायक? और मेरा ये सौभाग्य है कि 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और 1 जुलाई 1980 को मैं भारतीय जनता पार्टी के कमल पर पहला MLA बनकर विधानसभा में आया। उसमें हम 32 आए थे, तो मेरा रिजल्ट पहले डिक्लेयर हुआ था, तो मुझे पहला बीजेपी का MLA बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 1 जुलाई 1980 को। सर, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान में अभी आपका जुड़ाव था आपका उनसे, किस तरह से उनकी कार्यशैली ने आपको प्रभावित किया? और साथ ही में अगर हम बात करें उनके कुछ ऐसे संस्मरण जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? अटल बिहारी जी वाजपेयी के साथ मेरे बहुत गहरे और मधुर संबंध थे। उनका स्नेह और आशीर्वाद मुझे बहुत मिला और युवा जनसंघ की स्थापना के लिए वही आए थे और उन्होंने ही राजस्थान में युवा जनसंघ की स्थापना की थी, मुझे अध्यक्ष घोषित किया था। उनके साथ 3 बड़े प्रसंग हैं। वैसे तो उनका जीवन महान है, कविता के रूप में भी, साहित्य के रूप में भी, राजनेता के रूप में भी, संघ के प्रचारक के रूप में भी और उदार मना के रूप में भी।
उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन 3 घटनाएं बहुत विचित्र हैं। एक तो है गडरा आंदोलन, जब कच्छ समझौता हुआ था और कच्छ करार तोड़ दो वरना कुर्सी छोड़ दो, हमारी जो जितनी भी भूमि थी पाकिस्तान को दी जा रही थी, तो हमने गडरा आंदोलन किया और उसका मुझे संयोजक बनाया था। ऑल इंडिया का आंदोलन था। अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्याग्रह करने के लिए आए और गडरा की रेलवे स्टेशन पर सत्याग्रह किया। रात को हमारे साथ रुके 8x6 के कमरे में, जिसमें लाइट भी नहीं थी, पंखा भी नहीं था गर्मी के दिनों में। वो मेरे साथ उस कमरे में सोए। उनको बहुत गर्मी लगने लगी तो मुझे कहा, यार घनश्याम मैं थोड़ा प्लेटफार्म पर घूम लेता हूँ। वो प्लेटफार्म पर घूमने लगे और मुझे कहा ठंडा पानी कहीं से लाओ। तो मैं पास में एक मकान में जाकर एक घड़े में से एक लोटा पानी का भरकर लाया, कि उस समय गडरा में छाछ मिलना आसान था, पानी मिलना आसान नहीं था। और वहाँ से 2 किलोमीटर पर पाकिस्तान की सेना थी। पाकिस्तान की सेना ने जब उनको घूमते हुए देखा प्लेटफार्म पर, तो वो गाड़ियाँ लेकर वहाँ से आ गए और अटल जी वहाँ घूम रहे थे उनका अपहरण करने के लिए। उसी समय भारत की सेना भी पहुँच गई, मैं भी पहुँचा, और भारत की सेना के जाने के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी वापस उस कमरे में आ गए और उनका अपहरण होने से रुका। तो एक तो ये बहुत बड़ी घटना है जो उनके जीवन के चरित्र में भी कई बार लिखी गई। वाजपेयी जी का अपहरण हो जाता अगर उस समय, अगर उस समय भारतीय सेना टाइम पर नहीं पहुंचती, पाकिस्तानी सेना की लाइटें उन पर रेल प्लेटफार्म पर घूमते हुए आ गई थी और उसी समय कोई 500 मीटर की दूरी से उनको बचाया गया। एक तो ये घटना उनके साथ मेरी रही। एक बात है, ऐसी एक घटना थी जब वो प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग हुई थी और रामदास जी अग्रवाल के घर पर उस कार्यकारिणी को भोजन दिया गया था। तो वाजपेयी जी भी आए थे। तो मैं बाहर बैठा बैठा खाना खा रहा था और वाजपेयी जी अंदर कमरे में लगे प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए। अंदर जाकर उन्होंने कहा, वो घनश्याम को बुलाओ। तो उनके जो अंगरक्षक थे मुझे बुलाने के लिए, साहब बुला रहे हैं आपको। तो मैं गया तो मुझे देखकर बोले, अकेले कैसे आए हो? क्यों साहब? मतलब अटल जी को पसंद थे बोला पसंद था उनको, मिठाई उनको बहुत पसंद थी। अच्छा। तो उन्होंने उसको बुलाया, लेकर आओ। डॉक्टर ने मना कर रखा था उनको, तो मुझे कहा तो मैं लेकर गया। लो बैठ जा। बैठ के फिर पूरे मन से उन्होंने पूरे घेवर को खाया और पास में बैठा कर रखा। वो उनका था कि एक बार वो गर्मी में जब बीजेपी की स्थापना हुई तो हमने उनका प्रोग्राम कराया था, तो वो सीकर से होकर चलते रहे थे और सीकर में रात को पब्लिक मीटिंग हुई। हमने उनको, वो थक गए थे, लथपथ थे। उनका यार कैसे भाषण देंगे, थक गए हैं। तो हमने कहा साहब ठंडा ही है। कौन सी ठंडाई? तो मैंने कहा आप वाली ठंडाई। उन्होंने ठंडाई पी और फिर 1 घंटे तक जो जमकर भाषण दिया। अच्छा। सीकर के लोग उस भाषण को आज भी याद करते हैं। अच्छा। और फिर हमने पहला भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन किया जी सीकर में, तो उन्होंने नारा लगवाया उस अधिवेशन को देखकर, वाह रे वाह घनश्याम तिवारी, अधिवेशन की ये तैयारी। हाँ, अधिवेशन आपका बहुत हिट रहा उस वक्त। रहा था, पहला अधिवेशन बिल्कुल। उनके सिर्फ बातों में जितनी मिठास थी, उनके जब देश की बात आती थी और ऐसा कोई मसला जिसमें कि पाकिस्तान की बात आती थी, तो उनकी तलखी भी उनके तेवर में नज़र आती थी। और ऐसी कई परिस्थितियां होती थी जिनमें वो काव्य, अपने कवि भाव में भी कई बातें कह जाते थे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। आपने भी कई बार उनकी पंक्तियों को अपने राजनीतिक मोड़ में आपने उपयोग में लिया है। उनकी कई पंक्तियां थी, अंगारों का खेल अच्छा नहीं होता पाकिस्तान के लेखा। जो दूसरों के घर में, आतंकवाद पर बहुत अच्छी कविता थी उनकी। जो दूसरों के घर में आग लगाता है उसका घर खुद जल जाता है। अब पाकिस्तान खुद आतंकवाद में जल रहा है, जो उनकी कविता थी। और उनका बड़ा साहसी निर्णय था, जब करगिल की लड़ाई चल रही थी तो अमेरिका ने बुलाया था, तो अटल जी का नहीं जाऊँगा, जब तक कारगिल की एक एक इंच से पाकिस्तान को निकाल दूंगा नहीं जाऊँगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की बात नहीं मानी, नहीं गए। तो दृढ़ निश्चय आदमी थे। और अगर उनको, उनके लिए कह सकते हैं कि वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, वो वज्र के समान कठोर दृढ़ निर्णय वाले थे और फूल के समान कोमल थे। ऐसा व्यक्तित्व था उनका। भैरों सिंह जी शेखावत की भी बात कर लेते हैं। जी, भैरों सिंह जी की आप सरकार में मंत्री भी रहे। जी जी। उनके जीवन से जुड़े हुए प्रसंग, उनके कार्यकाल को किस रूप में आप देखते हैं?
देखिए, भगत सिंह शेखावत साहब के 3 बड़े काम थे जो कोई राजनेता अपने जीवन काल में मुश्किल से कर सकता है। वो राजपूत थे, तो वो जीत कर आए, तो जनसंघ के टिकट पर जीत कर आए, तो 9 या 10 राजपूत ही जीत कर आए 52 में। और जनसंघ ने जागीरदारी उन्मूलन का समर्थन किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो यहाँ के सब जागीरदार थे, तो उन्होंने कहा हम तो जागीरदारी को बचाने के लिए आए हैं, जनसंघ ने जागीरदारी उन्मूलन का समर्थन किया, हम तो साथ नहीं रह सकते। उस समय भगत सिंह शेखावत और जगत सिंह झाला 2 ऐसे आदमी थे जिन्होंने राजपूत समाज का भूस्वामी संघ का विरोध शहर करके जागीरदारी उन्मूलन का और भूमि सुधारों का समर्थन किया। दूसरा उनका सबसे बड़ा जबरदस्त काम था, जब रूप कंवर सती हुई और लोग सती माता की जय कर रहे थे, उस समय वो पहले व्यक्ति थे, मैं उनके साथ था, जो देवराला में जाकर कहा कि सती रूप कंवर के रूप में आपने हमारी नाक कटा दी और सती प्रथा का विरोध किया। राजपूत समाज के लोग जो सती प्रथा के समर्थक थे, बहुत बड़ी संख्या में उनके खिलाफ जुलूस निकाला, लेकिन वो नहीं माने, वो दृढ़ रहे और सती विरोधक कानून को पास करवाकर विधानसभा। आप जब राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं अयोध्या, आप गए भी होंगे, तो किस तरह का प्रभु की जब आप सामने होते हैं तो आपके मन में क्या भाव होता है? हर एक व्यक्ति तो वहाँ दर्शन कर रहा है, लेकिन आपके मन में, जिसने की वो यात्रा देखी है, जिसने कार सेवा देखी है, उनके मन में क्या भाव आता है? देखिए, मैं साक्षी इस बात का हूँ कि पालनपुर में सबसे पहले जनसंघ ने राम मंदिर के मुद्दे पर अपना समर्थन दिया, प्रस्ताव पास किया। उसके बाद में 2 कार सेवाएं हुई, दोनों कार सेवाओं में मैंने भाग लिया। और दूसरी जो 6 दिसंबर की कार सेवा थी, उस कार सेवा में तो मैंने राजस्थान में जयपुर से पहले जत्थे का नेतृत्व करके गया था और मैं उस कार सेवा को देखा। हमने लोगों को पहली कार सेवा में गोलियों से भूनते हुए देखा, सरयू नदी में लाशों की बाढ़ हो गई थी, और उसने हमने देखा, फिर वो ढांचा ध्वस्त हुआ वो भी हमने देखा। और अब जाकर जब उस रामलला की मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि 52 सेकंड में 500 वर्ष की गुलामी को मोदी जी ने यस्य प्राणायाम प्रतिष्ठाए कहकर रामलला के जब छड़ी लगाई, प्राण प्रतिष्ठा की, उस समय भारत की पुनर्सांस्कृतिक विजय की यात्रा शुरू हो गई, ऐसा महसूस होता है। आपका राजनीतिक जीवन सर बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है जी। किस तरह से आप मजबूत फैसले, कठोर फैसले, जबकि स्थिति अपने अनुरूप नहीं हो तब ऐसे फैसले लेते हैं? देखिए, मेरे पर भगवान कृपा रही है और कार्यकर्ताओं का और नेताओं का स्नेह भी रहा है। 3-4 बातें ऐसी हैं जो मैंने लीक से हट कर की। पहली बार जब ओबीसी को आरक्षण मिला था तो ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य समाज के लोग ओबीसी में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे थे। उस समय मैंने पहली बार ये स्टेप लिया सीकर के रामलला मैदान से, और मैंने फार्मूला दिया कि नहीं, हम ओबीसी में शामिल नहीं होंगे, हम शेड्यूल कास्ट में शामिल नहीं हो सकते क्यों हमारे साथ छुआछूत नहीं हुई, हम शेड्यूल ट्राइब में शामिल नहीं हो सकते, और इसलिए हमको अलग वर्ग बनाकर हमको आरक्षण दिया जाए। आर्थिक आरक्षण? आर्थिक नहीं, अलग वर्ग बनाकर वंचित वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण दिया, जो आज ईडब्ल्यूएस है। उसका पहला फार्मूला मैंने दिया था, पुस्तक लिखी थी, वितरण की थी, और फिर उसका बहुत बड़े आंदोलन हुए, और पहला व्यक्ति हूं जिसने विधानसभा में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का बिल पेश किया और पारित कराया। अब मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संविधान संशोधन कर इसको लागू कर जो हार्ट बर्निंग थी बीच में लोगों के आरक्षण पर, उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दी। एक मेरा वो काम था। दूसरा मेरा बड़ी जो निर्णय था मेरा था कि मुझे 90 में राज्यसभा की टिकट मिली थी और मैं फार्म भरने चला गया था टीका लगाकर। शेखावत साहब ने कहा कि घनश्याम इतनी कम उम्र में राज्यसभा में चला जाएगा, और लोग कहेंगे अपने बेटे को उन्होंने टिकट दिला दी, तो मैं चाहता हूँ नहीं लड़े। और मुझे मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष, उनका नहीं लड़ना है तुमको। मैं धर्म संकट में था उस समय, लेकिन मैंने निर्णय किया कि जब शेखावत साहब कर रहे हैं
तो मैंने मिली हुई राज्यसभा की टिकट को फॉर्म नहीं भरा, रिटर्न कर दी। वर्ष 2018 जब आपने भारत वाहिनी पार्टी बनाई, जी। क्षेत्रीय पार्टियों के लिए किस तरह से आप राजनीतिक जमीन यहाँ देखते हैं, कितना मुश्किल और कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है? देखिए, क्षेत्रीय दलों का राजस्थान में कोई भविष्य नहीं। राजस्थान में द्विपक्षीय राजनीति है, ये मैंने अच्छी तरह से देखा और मैंने उसको भोगा भी। मुझे कोई भी सांगानेर में मैं सबसे अधिक वोटों से जीता था राजस्थान में। मुझे कोई नहीं करा था घनश्याम गलत आदमी है, घनश्याम अच्छा आदमी है, लेकिन घनश्याम का चुनाव चिन्ह कमल नहीं है, बांसुरी है, तो लोगों ने पसंद नहीं की। ऐसे बहुत सी उदाहरण हैं। राजस्थान में कई दल बने, स्वतंत्र पार्टी भी बनी, जेडीयू भी बना, जनता दल दिग्विजय भी बना, बेनीवाल जी ने भी पार्टी बनाई, किरोड़लाल जी ने भी बनाई, लेकिन किसी भी दल को, बहुजन समाजवादी पार्टी भी आई, किसी भी दल को, और कुछ दलों के लोग आए भी तो जीत कर आने के बाद भी इन दोनों दलों में चले गए, इसमें चले गए उसमें चले गए। तो राजस्थान में क्षेत्रीय दलों का कोई न तो भविष्य है और न महत्व है। दलगत राजनीति की बात हम कर रहे हैं सर, लेकिन इसके बाद में बात होती कि 6 बार आप विधायक रहे, जनता के बीच में रहे। कई बार ऐसा भी होता है एक राजनेता के साथ में कि कई बार हम नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं जनता की, इस तरह की स्थिति भी आ जाती है? जी, आ जाती है। जैसे मैंने बीजेपी से अलग होकर पार्टी बनाई तो ऐसी स्थिति आई, मैं नब्ज को नहीं पहचान पाया। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि मेरे साथ बार बार ये 6 टर्म जुड़ते। ईमानदारी की बात तो ये है कि वैधानिक रूप से तो 6 टर्म है, लेकिन मैं जीता 7 बार हूँ। फिर वो एक टर्म ऐसी थी कि 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद गिरी और मेरी पिटीशन का 16 तारीख को फैसला हुआ कि भाई घनश्याम की पिटीशन को अलाउ की जा सकती है, लेकिन चूंकि विधानसभा भंग हो चुकी है, चाहे इनफेक्शस हो गई, तो अगर वो मेरी टर्म गिनने उस दिन विधानसभा भंग नहीं होती तो मैं 7 टर्म गिनी जाती। सर, राज्यसभा के अंदर आप राजस्थान के मुद्दों को किस प्रकार उठा रहे हैं, क्योंकि आपने ऊर्जा पर, जल संकट पर और शिक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत काम किया है? देखिए, राजस्थान के जो सबसे बड़े मुद्दे थे, मैंने सबसे पहले राजस्थान में जाने के बाद में शेखावाटी को जमुना जल से पानी मिलने का मुद्दा उठाया। वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था। मुझे धन्यवाद देना चाहूँगा कि 30 दिन में उसका जवाब आया, फिर उसकी मीटिंगें हुई, फिर भजन लाल जी आ गए, फिर मनोहर जी खट्टर थे, फिर अपने गजेंद्र सिंह जी शेखावत थे, मोदी जी का निर्देश था और उस मुद्दे को पहले मैं विधानसभा में उठा चुका। 30 साल से पेंडिंग मुद्दा था और इस मुद्दे को हमको सफलता मिली, तो ये मैंने वहाँ पर मुद्दा उठाया। उसी प्रकार से राजस्थान में रेल के, रोड के विकास के मुद्दे भी हमने उठाए, शिक्षा के भी बहुत मुद्दे उठाए और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज कॉलेज एजुकेशन में राजस्थान 1 नंबर पर है। इसी प्रकार से राजस्थान में और बहुत से भारत सरकार के बहुत निर्णय हैं जिनसे राजस्थान को बहुत लाभ हुआ है। तो राजस्थान आज डबल इंजन की सरकार में है और मुझे जो राज्यसभा में जाने के बाद में इतनी कमेटियों में रहने का मौका मिल गया कि जैसे अभी वन नेशन वन इलेक्शन है, उस कमेटी में हूँ। उसके पहले जेपीसी जन विश्वास की थी, उसमें भी मैं था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाने के बाद मैं रह लिया। एजुकेशन की कमेटी में, वो भी एथिक्स कमेटी बनी हुई है, उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। तो 7 कमेटियों में काम कर रहा हूँ और मुझे सभापति के रूप में भी काम, उप सभापति के रूप में भी काम करने का मौका मिल रहा है। तो ये सब बहुत मुझे अच्छा लग रहा है और मैं मेरा कर्तव्य निभा रहा हूँ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सैन्य कार्रवाई करके कड़ा जवाब दिया है। आपको किस तरह लगता है कि देश अब आतंकवाद के खिलाफ मजबूत होगा और पाकिस्तान पर भी दबाव महसूस होगा? देखिए, इसके 3 बहुत बड़े मुद्दे। 4 बार लड़ाई हुई पाकिस्तान से, चारों बार पाकिस्तान हारा, लेकिन पाकिस्तान के मर्म पर, उसके प्राण पर, उसकी जीवन रेखा पर सबसे पहले प्रहार नरेंद्र मोदी जी ने सिंधु जल इंडस वाटर ट्रीटी को समाप्त करके किया। बिल्कुल। उसके प्राण सुखाने वाला निर्णय एक। जी। दूसरा, आतंकवादियों के घरों में, मरकजों पर अपनी सीमा में रहते हुए स्काल्प मिसाइल से हमला करके
गांधार अपहरण कांड के और बम्बई के 9/11 के हमलों के बाद वाले जो 26/11 के हमले हुए उन सब को ध्वस्त कर दिया और ये संदेश दिया कि हम वहाँ से मार सकते। तो इसलिए ये जो काम किया गया है भारत के इतिहास में, जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद के खिलाफ, और संदेश है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। जब भी कोई एक्ट होगा तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और भारतीय सेनाओं को अंदर घुसकर मारने की इजाज़त होगी। और एक सबसे बड़ा निर्णय तो ये कर दिया कि 10 किलोमीटर दूर थे उनके परमाणु। भारत जब चाहे, भारत ने वो खौफ भी मेट दिया दुनिया का कि पाकिस्तान परमाणु कुछ कर सकता है। इतनी बड़ी उपलब्धियां ऐसी हुई है। एटमी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होंगे हम कभी भी। ब्लैकमेलिंग से अब पाकिस्तान के इस्लामिक बम से दुनिया में किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, ये मोदी जी। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भविष्य की रणनीतिक दिशा आप किस तरह से समझते हैं देश की? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है, बंद नहीं हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई चालू है, मोदी जी ने साफ राष्ट्र के नाम संदेश में कहा। दूसरी बात है कि इसके बंद होते ही 3000 एक दिन में सेंसेक्स चढ़ गया और भारत चौथी अर्थव्यवस्था आ गया और 27 तक तीसरी अर्थव्यवस्था चला जाएगा। और भारत ने प्रमाणित कर दिया कि उसके स्वदेश में निर्मित जो शस्त्र हैं वो आकाश में भी हमारी रक्षा कर सकते हैं, वो जल में भी हमारी रक्षा कर सकते हैं, पाताल में भी, और ज़मीन पर भी रक्षा कर सकते हैं। और इतने बड़े ऑपरेशन में 5 लोग शहीद हुए, उनको तो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन और इस प्रकार का काम करना, ये अद्भुत करिश्माई नेतृत्व ही कर सकता है, और वो श्री मोदी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कड़े फैसले, उनके सख्त आदेश भी कई बार तो विरोधियों के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि उनका हल क्या ढूंढा जाए। देखिए, वो उनके सामने एक लक्ष्य है, राष्ट्र प्रथम। मोदी जी के सामने कोई भी दूसरा मुद्दा ही नहीं है, राष्ट्र, नेशन फर्स्ट। और इसलिए वो जो भी निर्णय लेते हैं वो इसके लिए लेते हैं। वो उनका व्यक्तिगत जीवन नहीं है, उनका पारिवारिक जीवन है। एक भी फोटो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद में कोई नहीं दिखा सकता जिसमें उनके परिवार के साथ फोटो। वो कभी गए भी थे तो अपनी माता के साथ एक फोटो थी, भाई, भतीजे, बहन, किसी के साथ नहीं। आपके शौक के बारे में मैं जानना चाहूँ, किस तरह से आप अपने खाली समय को बिताते हैं? तनाव से दूर रहने के लिए क्या कुछ आप करते हैं? देखो, पहली बात तो यह है कि मैं तनाव से पूर्ण मुक्त रहता हूँ। मुझे तनाव होता ही नहीं, न आपातकाल में तनाव हुआ, न कोई चुनाव हारने के बाद तनाव हुआ। इसके 2-3 कारण हैं, मैं आज आपके सामने खुला करना चाहता हूँ। पहली बात तो है कि मेरा कोई काम नहीं है, मुझे व्यापार का तनाव नहीं है। मेरा न तो दुकान है, न मेरे कोई फैक्ट्री है, न मेरे कोई पेट्रोल पंप है, न मेरे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, न मेरे कोई माइंस है। मैंने आज तक मेरे जीवन में सरकार से एक भी काम नहीं करा। पहला बात, मेरे खेत है, किसानी है, अब मेरे बच्चे ऐसे पढ़ गए, वो काम करते हैं। एक तो ये नहीं। दूसरा क्या है कि मुझे भगवान में अटूट विश्वास है और मेरी सुबह की दिनचर्या पूजा कर्म से ही प्रारंभ होती है, और इसलिए मैं सब कुछ उनको ही समर्पित कर देता हूँ। क्योंकि मैं एक वाक्य का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं कर्ता भाव से काम नहीं करता, मैं दृष्टा भाव से काम करता हूँ। इसलिए जो दृष्टा भाव में रहता है वो व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसलिए मैं तनाव मुक्त इस कारण से। एक सर, इस पॉडकास्ट के आखिर में आप युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी के लिए कोई ऐसा संदेश आप देना चाहें, कोई अपील आप करना चाहें राजस्थान के लोगों के लिए? मैं राजस्थान के युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि वो भाग्यशाली हैं जो वो इस युग में इस समय है, क्योंकि आगे आने वाला भविष्य भारत का है और भारत के युवकों का है। हम उस युग में थे जब हमने संघर्ष किया, हम PL 480 का अनाज मांग कर लाते थे अमेरिका से,
उस समय करते थे। आज हम 131 व्यक्तियों को अनाज सप्लाई करते हैं। हम अन्नपूर्णा भारत के बेटे हैं। हम विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई भारत माता के बेटे हैं। आज सर्वशक्तिमान भारत की हम संतान हैं और भविष्य भारत का है, तो भविष्य युवकों का है। हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बेशकीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। आज बियॉन्ड द हेडलाइंस में बस इतना ही। अब अगले एपिसोड में फिर आपको एक नए मेहमान के साथ रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आप बने रहें डीडी न्यूज़ राजस्थान के साथ।